जय हिंद दोस्तों। मोदी इकोनॉमी का सच्चाई है क्या? इस देश के भीतर जो कल्याणकारी योजनाएं चलते हैं वो है सच, या सब्सिडी की रकम जो घटती है या कभी बढ़ती है क्या वो है सच्चाई? क्या सच क्या वाकई कॉरपोरेट यानी उद्योगपति को देने वाली रियायत है? इस देश के भीतर जो टैक्स पेयर के किससे और टैक्स लिया जाता है, ये इकोनॉमी का खेल है। दरअसल 2024 का चुनाव जब नजदीक आ चुका है तो सरकार की सांस अब फूलने लगा है। उसको इस बात का एहसास होने लगा है कि इकोनॉमी से जो खेल हुआ और जनता के साथ जो खिलवाड़ किया गया है, अब उसका जो है सो अंत हो चुका है। अब उसको पटरी पे लाया नहीं जा सकता। ऐसे में कुछ और क्यों नहीं किया जाए, कुछ भटकाया क्यों नहीं जाए, बहलाया क्यों नहीं जाए। शायद इसी बात का नतीजा है कि इस बात पे सरकार कहने से चूक नहीं रही है कि हमने 200 रुपए गैस सिलेंडर पे कम कर दिए। यानी उज्ज्वला योजना के तहत जो कल तक दिल्ली में 1103 रुपए में एक सिलेंडर मिलता था, अब वो 903 रुपये में मिलेगा। भोपाल में 906 रुपये में मिलेगा। अलग अलग जगहों पे अलग अलग कीमत के साथ अब 200 रुपये सब्सिडी के साथ सस्ते हो गए। किसी ने ये सवाल नहीं पूछा कि जब सब्सिडी नहीं थी तब गैस सिलेंडर 500 रुपये में कैसे मिल जाते थे, और सब्सिडी के बाद और सब्सिडी घटाने के बाद ये 900 रुपये में अभी कैसे मिलता है। हमको लगता है कि आज इस अर्थशास्त्र का हर किताब के हर पन्ने को पढ़ने का जरूरत है, और जरूरत इसलिए भी है क्योंकि गंभीरता को इस देश के अर्थव्यवस्था के साथ सत्ता के खिलवाड़ को आप समझ पाएंगे। शुरुआत इस बात से करना चाहिए, जो रोजगार मेला हर महीने एक दिन लगता है जिसमें नरेंद्र मोदी खुद आते हैं और कभी कभी 50,000, कभी 80,000, कभी 70,000, कभी 71,000 नौकरियां जो बांटते हैं। इसके बावजूद इस देश में 43 करोड़ लोगों को मुद्रा योजना से लाभ मिल गया, और जो रुपये उन पर बांटे गए दिए गए हैं वो तकरीबन 22 लाख करोड़ से ज्यादा किए। और सरकार हर बार ये कहने से चूक नहीं रही है क्योंकि ये दरअसल मुद्रा योजना में जो मुद्रा पैसा मिला वो रोजगार देने की स्थिति में है, यानी रोजगार पाने वाले लोग रोजगार अब देने लगेंगे। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जो रोजगार बांट रहा है उसमें स्टेशन मास्टर का रोजगार है, उसमें कांस्टेबल का है, उसमें क्लर्क का रोजगार है। तो क्या किसी देश के प्रधानमंत्री को कांस्टेबल और क्लर्क का रोजगार बांटते हुए आपने कभी सुना है, देखा है? या कभी ये देखा या सुना होगा कि 22 लाख करोड़ रुपया मुद्रा योजना के तहत यह कहकर बांट दिया गया या दे दिया गया कि सभी ने अपना रोजगार शुरू कर लिया? तो फिर इस देश के भीतर कोई बेरोजगार होना ही नहीं चाहिए। जब किताब के पन्ने जब पलटे जा रहे हैं तो सरकार की सब्सिडी से खोली जाए। 2023-24 की बजट में जो सरकार जो सब्सिडी कम की है तकरीबन 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा की। अगर दस्तावेज के लिहाज से अगर आप समझिएगा तो खाद्य सब्सिडी जो सरकार ने एक झटके में लगभग 90,000 करोड़ रुपए कम की थी। इससे पहले के फाइनेंशियल ईयर में ये 2,87,000 करोड़ रुपए था, जो घटकर 1,97,000 करोड़ कर दिया। उर्वरक यानी जिसमें यूरिया भी शामिल है उसमें तकरीबन 50,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी का कमी किया गया। 2,25,000 करोड़ से घटाकर 1,75,000 करोड़ रुपए ला दिया गया। और यूरिया का खुद का जिक्र करें तो 1,54,000 करोड़ का जो यूरिया पर जो सब्सिडी थी उसमें 1,31,000 करोड़ रुपए आकर के रुक गई है। जिक्र तो हमने सिलेंडर से शुरू किया और सरकार ने भी कुछ दिन पहले कहा कि 200 रुपये कम कर रहे हैं, तो फिर उसके तरफ से ऐलान हुआ, सरकार ने कहा हमारे ऊपर बोझ तकरीबन 7,680 करोड़ का पड़ गया। अब इसको ऐसे देखिए कि सरकार के पहले कलाबाजी जो है वो समझिए। उस हर पेज में दरअसल एलपीजी जो इससे पिछले फाइनेंशियल ईयर में जो सब्सिडी थी वो 9,170 करोड़ रुपए का था। सरकार ने इस बार बजट रखते समय उसमें 2,257 करोड़ रुपए कम कर दिया। उसके बाद सब्सिडी आ गया 6,913 करोड़ का, और अब सरकार कह रही है कि 7,680 करोड़ का मेरे पे बोझ हो गया। यानी पहले से जो बोझ था उसमें जो 767 करोड़ बोझ अब बढ़ा है उसको भी जोड़कर सरकार बताती है कि सरकार इस बात को बताने से चूकती नहीं रही कि देखिए हम कितने कल्याणकारी योजनाओं को चलाते हैं
और सब्सिडी योजनाएं अगर कुल मिलाकर के लीजिएगा तो पिछले फाइनेंशियल ईयर में यह 5,62,000 करोड़ का था, जो इस बार घटकर 4,03,000 करोड़ पर आकर के रुक गया। तो क्या सब्सिडी को कम करना और चुनावी वर्ष होने के बाद उसमें कुछ इजाफा कर देना और अपने हिस्से में इस बात को ले आना कि देखिए हमको घाटा हो रहा है और सारा काम हम अपने लिए कर रहे हैं, तो एक क्षण के लिए इस उज्ज्वला योजना से आगे पेट्रोलियम पदार्थ पर जाइए, तो जहां सब्सिडी कम तो की गई, लेकिन सब्सिडी इस रूप में कम की गई कि आने वाले वक्त में किसी भी तरीके से कोई घाटा सरकार को ना हो। यानी वहां पर 2,25,000 करोड़ से 2 लाख घटा करके 1,75,000 करोड़ कर दिया गया। अब आने वाले वक्त में क्योंकि चुनाव नजदीक है, तो आपके जहन में एक बात आएगा कि सरकार पेट्रोल डीजल पे दाम कम करेगी ना? बिल्कुल हाँ करेगी, लेकिन उससे पहले की सच्चाई आप समझ लीजिए। जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो कीमत है, उस कीमत की तुलना में सरकार इस वक्त जो बजट के हिसाब से, बल्कि अपने मुनाफे के हिसाब से और अपने कंपनियों को और प्राइवेट कंपनियों कॉर्पोरेट को मुनाफा देने के लिए जो तेल बेचती है, जनता को लाभ नहीं दे रही है, क्योंकि उसे पता है कब नब्ज पे उंगली रखनी है, कब नब्ज को दबाना है। इसको इस रूप में समझिए कि इस फाइनेंशियल ईयर में अप्रैल, मई और जून, जुलाई में पहले 4 महीनों के भीतर जो सरकार का जो बाहर से तेल मंगाने का जो बिल होता था, उसमें तकरीबन 35% की कमी आई है। और रिफाइनरी इंपोर्ट भी जो है वह भी एक लिहाज से और ज्यादा इस दौर में बढ़ते हुए चला गया। कुछ परिस्थिति सरकार के अनुकूल भी है। इसको इस रूप में और समझिए कि पिछले बरस तक 81 मिलियन मीट्रिक टन हर दिन जो आयात किया जाता था, वो घटकर 64 मिलियन मीट्रिक टन आकर रुक गया। इस दौर में आयात कम हुआ है, इस दौर में सरकार को लाभ होने लगा और उसका लाभ तमाम कंपनियों को हुआ है, चाहे उसमें इंडियन ऑयल हो, चाहे भारत पेट्रोलियम को लीजिए, चाहे हिंदुस्तान पेट्रोलियम को ले लीजिए, सबको लाभ हुआ। और ये लाभ ये है कि लगभग 19 डॉलर पर बैरल इंडियन ऑयल को लाभ होता है। भारत पेट्रोलियम के लगभग 20 डॉलर से ज्यादा का लाभ प्रति बैरल होता है। 12 डॉलर प्रति व्यक्ति का प्रति बैरल का जो लाभ है वो हिंदुस्तान पेट्रोलियम को होता है। अब ये लाभ की जो पिछली साल की तुलना में ज्यादा है, तो लाभ कंपनियों को मिल रहा है। कंपनी अगर सरकारी है तो सरकार को लाभ मिल रहा है, प्राइवेट सेक्टर को जो लाभ मिल रहा है उससे सरकार अपने तरीके से उसे वसूल रही है। लेकिन जनता इस दौर में कहां पर है? शायद मेरे ख्याल से कहीं पर नहीं। अब इसको इस रूप में भी आप समझने का प्रयास कीजिए कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अगस्त के महीने में अगर 105 डॉलर पर बैरल जो तेल मिल रहा है, तो जो इस अगस्त के महीने में एक वर्ष के बाद 80 डॉलर प्रति बैरल पे आ गया, जो एक एवरेज है। यानी कभी 70 भी आया, कभी 75 भी आया, कभी 85 भी गया, तो एवरेज जो निकाला गया वो है उसमें 25 डॉलर प्रति बैरल को लाभ जो है सरकार को हो रहा है। लेकिन जनता को इसमें क्या मिला? कुछ नहीं। तो क्या आने वाले वक्त में इलेक्शन से ठीक पहले ये बात कहा जाएगा कि पेट्रोलियम पर जो सब्सिडी थी वो हमारे वक्त में इतना वक्त बोझ पड़ गया कि अब कहने का कोई जिक्र नहीं कि सरकार इस रूप में जरूर दिखाएगा। अब असल किताब जब यहां से खुलेगी सरकार की, क्योंकि सरकार कितना पैसा किस किस दिशा में खर्च किया और उसके बाद प्रधानमंत्री को हर महीने रोजगार मेला लगाने की जरूरत क्यों आ पड़ी, इसको कुछ आसानी से अगर आप समझिएगा तो इसमें बरस दर बरस जो मुद्रा योजना में जो पैसा दिया गया है उसका अगर पूरा खाका को आप देखिएगा और पढ़िएगा, उसकी सच्चाई जानिएगा, तो उससे 1,32,000 करोड़ रुपए 2015-16 में मुद्रा योजना के तहत दिए गए तकरीबन 3 करोड़ 48 लाख लोगों को, और बढ़ते बढ़ते वो आज 2022-23 में 6 करोड़ 23 लाख लोगों को 4,50,000 करोड़ से ज्यादा दिया गया। अब ये 25 तारीख तक, पिछले 10 दिन पहले तक का जो डाटा आप देखिएगा, तो सरकार कहती है कि उस डाटा में कि 43 करोड़ लोगों को इस देश में मुद्रा योजना के साथ 22,77,799 करोड़ रुपए दिए हैं। अब इस लिहाज से अगर आप समझना शुरू कीजिएगा तो बहुत साफ तौर पे समझिएगा कि हर कोई
सरकार सिर्फ बांटने का काम करती है। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री खुद ही कहे जनधन योजना में 50 करोड़ से ज्यादा, हमने 2 लाख करोड़ से ज्यादा वहां पर भी बांट दिया, दे दिया। वहां भी प्रति खाते 4,000 रुपए, यहां पर भी एक लिहाज से लगभग 50,000 रुपए हर खाते में गए होंगे। सरकार अगर इतना पैसा दे रही है, बांट रही है, तो उसके बाद भी सरकार को रोजगार के लाले पड़े हुए हैं, तो सरकार इस देश के भीतर कुछ कुछ संभलती क्यों नहीं? क्योंकि होते होते जो घाटा है वो व्यापार का, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का, जो आयात और निर्यात का, उसमें भी दिखाई देगा। एक्सपोर्ट लगभग $33 मिलियन, लगभग 2,66,000 करोड़ का पिछले महीने होता है। इंपोर्ट जो होता है वह 4,37,000 करोड़ का होता है, यानी लगभग $52 मिलियन, और घाटा 1,71,000 करोड़ का हो जाता है। तब यहां पर सवाल आता है कि इस देश के भीतर में स्थिति है क्या? जो कोर सेक्टर होता है वो नेगेटिव में क्यों जा रहा है? और नेगेटिव में सोचिए, अगर हाइड्रो फील्ड में -9.5, न्यूक्लियर फील्ड में -4.6, एलपीजी में -0.6, पेट्रोलियम में -6.0, नाफ्ता में -7.3, यह एक स्थिति बताती है कि सरकार की ग्रोथ नेगेटिव में क्यों है। ऐसा नहीं है कि कहीं पे फायदे में नहीं है, फायदे में भी है, कोल में है फायदे में, हाई स्पीड डीजल में फायदे में है, मोटर स्पीड में फायदे में है, लेकिन बेसिक चीज में जो हम उसको देखते हैं तो उसमें नेगेटिव स्थिति ज्यादा है। चावल ज्यादा हो रहा है, गन्ना ज्यादा हो रहा है, लेकिन दाल -9%, ऑयल सीड -2%। यह क्या बताता है? यह दिखाता है कि दरअसल इकोनॉमी का जो विजन इस देश के लोगों को साथ कैसे जुड़ जाए, रोजगार कैसे पैदा हो, इंडस्ट्री कैसे चलने लगे, उत्पादन कैसे बढ़ने लगे, उस दिशा में इकोनॉमी नहीं जा रही है। हमारी इकोनॉमी ने जो कमाल किया है, कॉरपोरेट को रियायत दी और जनता में पैसा बांटने का काम शुरू किया। इस दोनों परिस्थिति में आज समानता इस देश के भीतर इतनी ज्यादा बढ़ गई कि जीडीपी का बढ़ना भी रोजगार को बढ़ा नहीं पाता है। यानी एक मोदी इकोनॉमी का एक अलग ही मंत्र है। और शायद इसीलिए जब आप उसके भीतर की परिस्थिति को जानिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा तो एक एक चीज समझिए जो रिपोर्ट बताती है। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे 2017-18 में उसने एक इंडिकेशन दिया था, एक संकेत दिया था कि इस देश के भीतर में जो स्थिति 1971-72 के सन हुआ था, उसी बेरोजगार की स्थिति आज भी आकर खड़ी हो चली है। यहाँ पे सरकार ने कोविड का जिक्र कर दिया तो हमें लगा और कि कोविड से पहले का सच हमें बताना चाहिए, कोविड के साल का भी सच बताना चाहिए, उसके बाद का भी सच बताइए। तो उसमें जो जानकारी निकल करके आती है उसमें कोविड से पहले 3 वर्ष का आप अगर जिक्र कीजिएगा, 2017 में एम्प्लॉयमेंट रेट -0.3%, 2018 में -1.3%, 2019 में -0.7%। उसके बाद कोविड आया, कोविड में क्या हुआ, -5.3 चला गया। कोविड के बाद जब आप लौटिएगा तो क्या हुआ, उसके बाद की स्थिति 3.8% पे आकर के रुक गया। 2022 में ये 1% पे आ जाती है और इस बरस 1.1% के इर्द गिर्द आसपास। जीडीपी इस दौर में बढ़ी 9.9% तक गई, लेकिन हालांकि 2023-24 में माना जा रहा है 6% के इर्द गिर्द रहेगा, लेकिन एम्प्लॉयमेंट रेट नहीं। अब यहाँ पे अगला सवाल था कंस्ट्रक्शन का क्षेत्र, मैन्युफैक्चरिंग का क्षेत्र। सरकार के हिसाब से वहां पर नेगेटिव एस्पेक्ट जो सरकार के अपने सर्विस सेक्टर में जरूर आ गया, लेकिन वो टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ, और टेक्नोलॉजी अंतर्राष्ट्रीय तौर पर चीजों को देखती है। तो टैक्स फील्ड में यानी सर्विस सेक्टर में जो ग्रोथ होता है उस ग्रोथ को सरकार दिखा रही। और इस देश के मजदूरों की स्थिति, दिहाड़ियों की स्थिति, महिलाओं की स्थिति जो काम करना चाहती है उनके पास काम नहीं है। ऐसे में 5 पॉलिसी को एक क्षण के लिए आप परख लीजिए, तब आपके सामने कुछ और चीजें निकल करके सामने आएगी। इंडस्ट्रियल पॉलिसी, पूंजी पर पूरी व्यवस्था को टिका दीजिए, लेबर वहां से कमा दीजिए। ऐसी इंडस्ट्रियल पॉलिसी का मतलब यह है कि जो इंडस्ट्री संभाले हुए व्यक्ति होगा वो नेटवर्क तो बढ़ता दिखाई देगा, लेकिन रोजगार उसके यहाँ नहीं मिलेगा। जो रोजगार होगा वो अभी कम होते चला जाएगा। एग्रीकल्चर पॉलिसी, लागत इस दिशा में मिल जाए काम कीजिए, और कमाई कैसे होगी इस दिशा में काम मत कीजिए। तो जो रिफॉर्म में एग्रीकल्चर को लेकर के था वो क्यों कॉर्पोरेट इंडस्ट्री के हिस्से में जा रहा था, ये बताने की जरूरत होना नहीं चाहिए।
क्योंकि पूरा रिफॉर्म अगर पूंजी पर टिक जाएगा तो जिसके पास पैसा होगा वही चलेगा। इसीलिए एमएसएमई एक के बाद एक बंद होने लगा और तीसरा एमएसएमई पॉलिसी है। राहत की व्यवस्था तो की गई, क्योंकि लोन दे दो, कर्ज दे दो, सस्ते में दे दो, लेकिन डेवलपमेंट उनका कैसे हो कोई ध्यान नहीं है। चौथी प्लस पॉलिसी थी कि एक क्लास के लिए मास लेवल पर लेबर उपलब्ध इस देश में होनी चाहिए, यानी सुविधाओं के देने की स्थिति जिन क्लास को लेकर है उस क्लास के लिए इस देश में लेबर सस्ते में मिलना चाहिए, ऐसी व्यवस्था की गई। इसलिए हर शहर के इर्द गिर्द बस्तियां नजर आने लगी और वो बस्तियां इतनी घनी के साथ होती चली गई कि एक समय बुंदेलखंड से लोगों की आवाजाही होती थी, वो कोई भोपाल जाता था, कोई लखनऊ जाता था, कोई दिल्ली आता था। लेकिन इस दौर में बाहर, पहले जो बुंदेलखंड में काम नहीं था वो अब बाहर भी अब काम नहीं, तो लोग निकले तो निकले कहां। ये एक नई स्थिति इस देश के भीतर में आ गई है। और आखिरी पॉलिसी सरकार की पॉलिटिकल कैडेट के इर्द गिर्द आकर के खड़ी है। पॉलिटिकल कैडेट का पूरा साफ है कि राजनीतिक तौर पर जो युवा तबका है वो जुड़ता चला जाए। और इसीलिए जब हम इन बातों को बताते हैं तो एक क्षण के लिए, आप एक पल के लिए सोचिएगा कि प्रधानमंत्री जिस रोजगार मेले को लगाते हैं उसमें कितने नौकरियां किसको दी, तकरीबन 4 लाख नौकरियां दिए हैं। लेकिन वो लिस्ट जो है आपके सामने आना चाहिए कि किस स्तर पे किस तरह से नौकरी मिला है। ट्रेन मैनेजर, स्टेशन मास्टर, सीनियर कॉमर्शियल टिकट क्लर्क, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, स्टेनोग्राफर, जूनियर अकाउंटेंट, पोस्टल असिस्टेंट, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, शिक्षक यानी टीचर, नर्स, लाइब्रेरियन, असिस्टेंट प्रोफेसर, पीए, जो अलग अलग ऑफिस में होते हैं, सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर, ग्रामीण डाक सेवक जो डाक पहुंचाता है, जो चिट्ठियां पहुंचाती है, उसका भी नियुक्ति पत्र उन्होंने दिया है। तो आपके सामने कुछ सवाल साफ हो जाना चाहिए। किसान सम्मान निधि 2000 रुपये हर 4 महीने में जाएंगे, और वह किस रूप में बढ़ते चले गए और कितने लाख करोड़ इस दौर में दे दिए गए, वह आंकड़ा एक अलग है। लेकिन उसके साथ सरकार ये बताने से नहीं चूक रही कि हम लोगों ने 3 करोड़ किसानों से पैसे की शुरुआत की थी, लेकिन ये बढ़ते बढ़ते आज की तारीख में 11 करोड़ पे आकर के टिकी हुई है। लेकिन स्थिति किसान का नहीं बदला। मुद्रा योजना, जिनको पैसा 43 करोड़ लोगों को दिया गया, 22 लाख करोड़ से ज्यादा, स्थिति उनकी नहीं सुधरी। प्रधानमंत्री आवास भी बांटते, जो गरीब लोग होते हैं उनको जो सब्सिडी मिलती थी कर्ज देने की, उस कर्ज को और उस ब्याज दर पे जो सब्सिडी थी इस दौर में सरकार ने वह भी छीन लिया। क्योंकि इसमें जो स्थिति इस दौर में जो नाजुक है उसका आंकड़े हमको लगता है कि हम बताएं आपको। जो ब्याज सब्सिडी हुआ करती थी वो 37,536 करोड़ रुपए पिछले फाइनेंशियल ईयर में थी। इसमें 10,000 करोड़ की भी कमी कर दी गई और ये 27,564 करोड़ रुपए। 5 किलो अनाज बांटने की प्रक्रिया में यह देश आ गया। गरीब कल्याण योजना के जरिए 1,70,000 का बजट चलने लगा, लेकिन स्थिति देश के भीतर गरीबी की नाजुक रही। नौकरियां सरकार दे रही है, तो किसी भी क्षेत्र में पैसे को बांटना, किसी भी क्षेत्र में सब्सिडी को कम कर देना, कभी कम करने के बावजूद सब्सिडी को बढ़ा देना। लेकिन जब सब्सिडी नहीं थी, दिल्ली में अगर 500 रुपए में सिलेंडर मिलता था तो सब्सिडी के बाद दिल्ली में 903 रुपए में सिलेंडर कैसे मिलेगा? तो जनता को क्या चाहिए? सब्सिडी चाहेगी या नहीं चाहेगी? तो अपने अनुकूल ही पूरी इकोनॉमी को चलाना, जो मोदी इकोनॉमी का मंत्र था, उसके दायरे में इस देश के हर योजना आती चली गई। और सरकार ने कहा देखिए हमने पिरामिड को उलट दिया, अब जो है जनता के लिए सरकार है। मुश्किल क्या थी? पिरामिड उल्टा जरूर, लेकिन उसके साथ जो पूंजी थी वह पूंजी उस नोक पर जाकर के रुक गई जहां पर रियायत और रियायत देनी थी। इसीलिए कॉरपोरेट और उद्योगपतियों की पूंजी में जो इजाफा होता है वो 10 लाख करोड़ से ज्यादा का होता है और सब्सिडी घटकर 5 लाख करोड़ से नीचे आ जाती है। जय हिंद दोस्तों।